Hello students, this is me Archana. Now we will start our new topic from class 7th history, that is new kings and kingdom. ठीक है, तो यहाँ पे मैप 1 में मेजर किंगडम्स है 7th से 12th सेंचुरी के बीच में. देखो यहाँ पे चंदेलास, गुर्जारा प्रतिहारस, चौहान्स, इंद्रप्रस्थ, एरियाज ऑफ मंसूरा, अरब्स ऑफ मुल्तान, साइस, कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, कुछ प्लेसेस के नाम हैं, कुछ रिवर्स हैं. और जो रूलिंग करते थे जो किंग्स हैं उन लोगों का वो एरिया कौन सा था वो है. और ये गोदावरी, ये आर करके लिखा है, वो सारे रिवर्स के नेम है. ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बता रहा है कि ये फ्लक्चुएट होता था. जैसे जैसे कोई राजा अगर किसी दूसरे एरिया पे विजय पा लेता था, मतलब लड़ाई करके उसे जीत लेता था, तो वो उसको अपने अंडर में कर लेता था. ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई है कि ये फ्लक्चुएटिंग है और ये चेंज होते रहता था जैसे जैसे लड़ाई होता था, फाइट होता था उसके बाद से. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे न्यू डायनेस्टीज़ जो है 7th सेंचुरी के बाद इमर्ज होके आती हैं. और रूलिंग डायनेस्टी जो डिफरेंट पार्ट्स, सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में है 7th से 12th सेंचुरी के बीच में, वो सारी डायनेस्टीज़ यानी कि वो सारा एरिया यहाँ पे मैप में दिखाया गया है. ठीक है, तो अब न्यू डायनेस्टीज़ जो है एमर्जेंस कैसे होती है, मतलब इमर्ज कैसे होती है, कैसे आती है. तो 7th सेंचुरी से हमने देखा था कि बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं या वॉरियर चीफ्स होते हैं. राजा जो है अपने नीचे जैसे मंत्री वगैरह रखते हैं ना, तो कुछ सब ऑर्डिनेट्स रखते थे वो अपने, जिनको वो समंताज बोलते थे. ठीक है, और दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट. तो जो सबऑर्डिनेट्स थे या जो समंताज थे वो क्या करते थे, किंग्स लोग को गिफ्ट्स देते थे, और उनके जो ओवरलॉर्ड्स थे, किंग या फिर जो ओवरलॉर्ड, किंग्स को उस समय ओवरलॉर्ड भी बोला जाता था, तो जो उनके ओवरलॉर्ड्स थे तो उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे. तो जैसे जैसे धीरे धीरे समंताज ने पावर और वेल्थ गेन किया, जैसे जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए, तो वो लोग खुद को महासमंता डिक्लेयर कर देते थे या फिर महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी कि किसी भी प्लेस का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जैसे भगवान टाइप के मानते ना, जैसे पहले के ज़माने में दिखाता था कि हाँ यही हमारा राजा है, हम इसी के अनुसार चलेंगे. तो जैसे जैसे समंताज के पास पैसे और पावर आ गए तो उन लोग अपना मतलब वहाँ पे जमाने लगे, धाक जमाने लगे आप बोल सकते हो. ठीक है, और ये क्या करते थे, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभी ये राजा लोगों के अगेंस्ट भी चले जाते थे. तो एक ऐसा ही इंस्टेंट है राष्ट्रकूटाज में जो डेक्कन में हुआ था कि वहाँ के जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो राष्ट्रकूटाज के सबऑर्डिनेट्स थे, चालुक्यास के थे सबऑर्डिनेट ऑफ कर्नाटका में. तो मिड 8th सेंचुरी में क्या होता है, दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ है जो क्या करता है, चालुक्य के ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर देता है, मतलब उसको हराता है. वो कैसे हराता है, वो एक रिचुअल कहलाता है. मतलब पहले के ज़माने में बहुत सारी प्रथा चलती थी, बहुत सारी मान्यताएं चलती थी, तो वो क्या करवाता है, हिरण्यगर्भा करके, गोल्डन वुम, हिरण्यगर्भा एक ऐसा वो था, यज्ञ था जिसको वो परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण लोगों के द्वारा, क्या बोलते हैं वो, ये रिचुअल परफॉर्म करवाता है, ये पूजा पाठ. और जो बाई बर्थ क्षत्रिय नहीं हैं तो वो लोग ये समझते थे कि हम क्षत्रिय बन जाएंगे, ये क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करवाने के बाद. और अदर केसेस में क्या होता था, जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ यानी कि जो ट्रेडिंग फैमिली से जो बिजनेस करते थे, वो फैमिली से जो उनके पास मिलिट्री स्किल्स थी, तो उनके जो आदमी रहते थे तो उन लोग क्या करते थे, क्रेव आउट किंगडम्स. तो उन लोग भी अपनी गुण को यूज़ करके बहुत सारे रीजन्स के ऊपर, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं और रूल करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल देखें, कदम्बा मयूरशर्मन
एंड द गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र वेयर ब्राह्मणास, ये लोग ब्राह्मण थे, हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और आर्म्स को उठा लिया और सक्सेसफुली अपने लिए एक किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए कर्नाटका और राजस्थान में। ठीक है, मतलब जो क्षत्रिय नहीं है बाय बर्थ, मतलब जन्म से जो क्षत्रिय नहीं है, वो भी अगर वो दूसरे कास्ट के हैं या दूसरे मतलब उससे जाति से बिलोंग करते हैं, तो उन लोग भी अगर उनके में ये क्वालिटी है कि वो लड़ाई करके एक क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा सकते हैं, तो उन लोग यही करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था इन किंगडम्स में, यहाँ पे बहुत सारे न्यू किंग्स थे जो हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट कर लेते थे, जैसे कि महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, यहाँ पे देखो ये अजंता एलोरा में क्या बोलते हैं, जो आधा शरीर इनका मनुष्य का है और आधा जो है लॉयन का है, तो ये जो नरसिम्हा अवतार बोलते हैं ना भगवान का, ये राष्ट्रकूटा पीरियड में ये पत्थरों पे उकेरा गया एक मूर्ति है। ठीक है, डू यू थिंक बीइंग बॉर्न एज अ क्षत्रिय वॉज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो उस समय जैसा सोच था, तो क्या आप लोग भी सोचते हो कि अगर एक रूलर होने के लिए क्षत्रिय होना बहुत ज़्यादा मायने रखता था? तो वो सोच पे डिपेंड करती है कि अभी अब क्या सोचते हैं लोग। ठीक है, दे ऑफन शेयर देयर पावर विद देयर समंतास एज वेल एंड विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। तो जो किंग्स थे वो लोग अपना पावर जो है समंतास के साथ, या जो उनके पीजेंट्स या ट्रेडर्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे व्यापारी या जो ब्राह्मण्स थे, उन लोगों के साथ शेयर करते हैं वो लोग। और इन सारे स्टेट्स में क्या होता था, रिसोर्सेज वेर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो रिसोर्सेज था उन लोगों के पास सामान कहाँ से आता था, जो प्रोड्यूस करते थे, जैसे जो पीजेंट्स है या कैटल कीपर है, जो मतलब गाय वाय मतलब जितने एनिमल्स जो रखते हैं, या जो आर्टिशंस है, हु वेर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड सरेंडर अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, जिनको फोर्स किया जाता था कि आपके पास जो चीज़ है वो एज अ मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लोग आज टैक्स पे करते हैं तो वो कैश के रूप में पे करते हैं सरकार को, तो वैसे ही जो पहले के राजा महाराजा या जो समंतास लोग थे, तो वो लोगों से एज अ टैक्स ये सारी चीज़ें, या उन लोगों को फोर्स करते थे कि आपके पास जो भी चीज़ है, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपको हमें देना पड़ेगा। These were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders, और revenue भी traders से collect किया जाता था। ठीक है, 400 टैक्सेस। अब इंस्क्रिप्शन, जो चोलास का इंस्क्रिप्शन है जो तमिलनाडु पे रूल करते थे, वो 400 से भी ज़्यादा टर्म्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस को रिफ़र करते हैं। जैसे कि सबसे पहला था वेटी, जो कैश में नहीं लिया जाता था, वो कैसे लिया जाता था, एक फोर्स्ड लेबर के रूप में, और कदमाई एंड और लैंड रिवेन्यू, या फिर लैंड रिवेन्यू जो बोलते हैं ना, ज़मीन के लिए पैसे लेना। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, एक्सेस टू सेक्शन 2 फैमिली प्रॉपर्टी। अब जैसे जैसे बोलते हैं ना, जनरेशन वाइज ये प्रथा चलती ही जाती थी। तो जैसे कोई एक फैमिली है, आज उसके दादा परदादा लोग दे रहे, तो कल वो बेटे को भी ज़रूरी था कि वो लोग देंगे ही पैसा, यानी कि जो एज अ टैक्स के रूप में। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज वेर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। तो ये सारी जो रिसोर्स, ये जो भी सामान उनके पास, पैसे, सामान, ज़मीन, कपड़े लत्ते, या जो भी क्रॉप्स वगैरह, कुछ भी चीज़ जो जिसके पास जो है वो उसको एज अ टैक्स राजा को देता था। तो जिसके पास भी जो भी रहता था, तो ये सारी चीज़ें ये किंग क्या करते थे, एस्टेब्लिश में या कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल और फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते थे। और वो लोग अपनी लड़ाई में भी, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट। तो ये लड़ाई के लिए सारी चीज़ें यूज़ करते थे। और वो लोग क्या करते थे, कभी कभी कैसे एक्वायर करते थे, क्या बोलते हैं, वेल्थ को वो लोग लूट पाट करते थे, लड़ाई करते थे, ट्रेड रूट बनाते थे, है ना। तो वैसे भी जैसे पिक्चरों में दिखाता है ना, चोर डाकू है, एक एरिया पे रूल कर रहे हैं और
गांव वालों को डरा धमका के रख रहे और उनके पैसे हड़प रहे, ज़मीन जायदाद हड़प रहे, कोई नहीं दे रहा है तो उससे लूट ले रहे हैं। तो वैसे ही पहले के लोग जो है समंताज या जो राजा लोग हैं वो लोग ऐसा ही करते थे। अपना जो रूलिंग एरिया है उसे बढ़ाने के लिए वो लोगों को डराते थे, वॉर्स करते थे, फाइट्स करते थे और अपनी जो है एरिया को और ज़्यादा फिर बढ़ाते जाते थे। ठीक है, तो द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वे जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। और यहाँ पे क्या होता था, ये फंक्शनरी जो रेवेन्यू कलेक्शन का था वो इन्फ्लुएंशियल था और हेरिडेटरी था, मतलब जो राजा की फैमिली में है उसके बच्चे वगैरह है, अगर राजा मर भी गया तो उसकी फैमिली के ही कोई मेंबर जो है बाद में राजा बनेंगे। और जो लैंड रेवेन्यू या कुछ भी जो पैसे देने वाले लोग हैं ना, तो उनके घर में भी यही प्रथा रहती थी कि अगर कोई मर भी गया है, बूढ़ा बुजुर्ग या फिर उनके घर परिवार की जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो भी उनको वो चीज़ देना है। ऐसा नहीं कि एक जनरेशन ख़त्म हो गया तो ये प्रथा ख़त्म हो गई। ठीक है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या होता था, ये लिटरली ट्रू बट दे ऑल्सो टेल हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। प्रशस्तीज मीन्स जैसा कि जो लिखित में था ना, मैन्युस्क्रिप्ट था, इंस्क्रिप्शंस था पहले, तो वैसे ही अब प्रशस्ति आ गया था जिसमें कि जो राजा लोग हैं वो अपने आप को कैसा शो करना चाहते थे वो सारी चीज़ें बताते। जैसे कि वैलिएंट, मतलब हम किसी से डर नहीं रहे हैं, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। विक्टोरियस वॉरियर्स मीन्स हम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम बहुत ही ब्रेव हैं। इस टाइप से वो अपने आप को जो रूलर्स है वो शो करना चाहते थे। These were composed by learned ब्राह्मणस। तो ये जो प्रशस्तिस थी तो वो जो लर्न ब्राह्मणस जो ऑलरेडी ब्राह्मण थे और उनको सारा कुछ आता था तो वो उनसे लिखवाते थे ये सारी चीज़ें राजा महाराजा अपने बारे में, और उन्हीं की मदद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते थे। अब देखें ना, पहले कि राजा के नीचे फिर मंत्री है, मंत्री के साथ ब्राह्मण लोग भी है कि हाँ, बोलते थे ना कि हाँ ये हमारे गुरु है कि आप हमें सजेशन दीजिए, हमें अपना राजपाट कैसे चलाना चाहिए, बहुत सारे नियम कानून थे, है ना। तो मोस्टली आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोग समझते होंगे। अब द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा में क्या होता है, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिस। तो जितने भी रूलर्स थे उन्होंने क्या अचीव किया, क्या गेन किया, कितने सारे उन्होंने रीजन्स पर अटैक करके उसे अपना बनाया, तो प्रशस्तिस में ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था। कि जैसा कि हमने जो गुप्ता रूलर थे, समुद्रगुप्ता, उनके बारे में प्रशस्ति में पढ़ा था। तो प्रशस्ति क्या होता है, रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्टा अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। तो संस्कृत में लिखा रहता था, ये हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिला। जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नागाभट्टा, नागाभट्टा या प्रतिहारा किंग जो है उसके ऊपर कैसे गुप्ता रूलर ने रूल किया, कैसे उसे अपना बनाया, कैसे उस पर जीत हासिल की, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे किंग्स के नाम हैं और वो कौन कौन सा एरिया था क्या, तो उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें हासिल की, ये उसमें लिखा था। किंग्स ऑफ आंध्र, सिंधावा, सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज प्रिंस। तो जैसे कि वो प्रिंस था तभी ये सारी चीज़ें वो हासिल कर चुका था। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज के ऊपर भी ये जो समुद्रगुप्ता रूलर है ना, कन्नौज को भी क्या बोलते डिफीट कर देता है। बंगाल के जो किंग ऑफ वंगा थे उनको भी अनाथा पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट पीपल्स, तुरुस्का, तर्क्स, वत्सा, मत्स्या, बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारे प्लेसेस, जगहों के नाम हैं जहाँ पे उन्होंने लड़ाई करके जीत हासिल की थी। ठीक है, तो क्या होता है, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणस बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. तो जो किंग्स है वो ब्राह्मण लोग को एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्राइज जो है जो ज़मीन होती थी ना वो गिफ्ट में कर दे देते थे। और ये सारी चीज़ें वो कॉपर प्लेट, ये जो आजकल के ज़माने में रजिस्ट्रेशन होता है पेपर में, पेपर वर्क होता है ना, तो वो सारी चीज़ें ऐसे कॉपर प्लेट में होती थी। और एक थंब नेल था, मतलब एक राजाओं लोग का जो लॉक करने का तरीका होता है ना वो वैसा था
और उसको वैसे लॉक करके एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में तैयार किया जाता था। इस पे कॉपर प्लेट पे नाम लिखा रहता था कि कौन से ब्राह्मण को कितनी ज़मीन दी गई है, और फिर जब जिसको जो ज़मीन दिया जाता था तो एक कॉपर प्लेट उसमें से निकाल के उसे दे दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन। ये एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स है जो किस ब्राह्मण को क्या बोलते 9th सेंचुरी में किस ब्राह्मण को कौन सा राजा देता है वो लिखा रहता था, और इसमें संस्कृत में और तमिल में लिखा रहता था, आधा संस्कृत आधा तमिल। और ये जो रिंग है जो होल्ड कर रहा है प्लेट्स को, वो सिक्योर किया जाता था एज अ लॉक, ताले के रूप में, विच इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन, जो ये इंडिकेट करता था कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराने जाते तो एक ऊपर स्टैम्प के रूप में क्या बोलते हैं चित्र बना हुआ रहता है ना, कोई भी हम लोग खाली पेज में तो बस ऐसे सिंपली लिखा है और उसमें साइन करके नहीं आते ना, तो वैसे ही राजा महाराजाओं का भी था। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, अब उस लैंड के साथ ब्राह्मणों को और क्या क्या मिलता था। तो ये जो दिस पार्ट इज द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय चोलास। अब चोलास के द्वारा ब्राह्मणों को ये लैंड दिया जाता था, तो उसमें वो क्या करते थे, एक मार्क करते थे कि हाँ ये बाउंड्रीज जो है यहाँ पे आप अर्दन एम्बैंकमेंट्स बनाओ, यानी कि ब्रिजेस बनाओ। ठीक है, जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाए तो जो ईंट से या किसी भी चीज़ से दीवार बनाते हैं उसको एम्बैंकमेंट्स बोलते हैं बाय। या फिर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, या फिर वो लैंड में और क्या क्या रहता था, फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ रहते थे, पानी रहता था, ज़मीन रहता था, गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स, ट्रीज़, वेल्स, ओपन स्पेस रहता था, पार्शियल लैंड रहता था, विलेज एंड हिल्स रहते थे, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, मतलब सारी चीज़ें उस लैंड में वो लोग उन्हें प्रोवाइड करते थे। और जो ये लैंड जिसे मिलता था जिस ब्राह्मण को, तो उस लैंड का टैक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते लैंड जो है एक छोटा सा क्या बोलते हैं छोटा सा लैंड का टुकड़ा देते थे, वो बहुत सारे क्या बोलते हैं लैंड का बहुत सारा पोर्शन देते थे लैंड का। तो उससे क्या कर सकते थे, वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते थे और इम्पोज कर सकते थे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए एज अ फाइन। जो टैक्स था वो बहुत सारी चीज़ों पे था, व्हीकल्स पे भी था। वो वहाँ पे लार्ज रूम्स बना सकते थे, अपर स्टोरी मेड ऑफ बेग्ड बिग्स भी बना सकते थे, मतलब घर वर भी अच्छे से बना सकते थे, वो जो चाहे वहाँ पे कर सकते थे। इरिगेशन के लिए भी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। ही शुड एंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट। और उन्हें ये भी देखना पड़ता था कि हाँ जो हमने लैंड लिया है उसकी भी हम अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, जो पानी है वेस्ट ना हो, उसके लिए वो दीवार उठाते थे। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, ऐसा नहीं कि बस हमें मिल गया एज अ गिफ्ट तो हम उसे छोड़ देंगे। वारफेयर फॉर वेल्थ, अब वारफेयर फॉर वेल्थ क्या है कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब हमें ये पता है कि जो रूलिंग डायनेस्टीज है स्पेसिफिक रीजन पे बनी, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और वो अदर एरियाज को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो जो प्राइस्ड एरिया था जैसे कि कन्नौज है गंगा वैली में, तो रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। अब इन लोग क्या करते थे कि एक जो एरिया जो इन लोगों को वहाँ का राजा या रूलिंग पार्टी वीक लगता था, तो जो ज़्यादा पावरफुल राजा था वो उसको अपने अंदर कब्जा करने के लिए ये सारी चीज़ें करता था। तो कभी कभी वो क्या करते थे, जो और भी आसपास उस एरिया के जितने भी राजा महाराजा रहते थे उनसे बात करके वो लोग उसको अपने अंदर करके एक जो बड़ा एरिया रहता था वो बोलते थे अब हम सब मिलके इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको इसीलिए ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहा गया क्योंकि इसमें गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी ये तीनों शामिल थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि जो रूलर्स थे वो अपना पावर शो करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करने के लिए क्या करते थे, रिसोर्सेज बिल्ड करते थे, जैसे कि लार्ज टेम्पल्स हो गए, है ना। तो जब वो एक दूसरे पे अटैक कर सके तो उन लोग टेम्पल्स को भी टारगेट बनाते थे जो कि बहुत ज़्यादा रिच रहता था। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद अगर और ऐसे ही रूलर्स के बारे में हम लोग पढ़े तो सुल्तान मतलब अरेबिक लैंग्वेज में किसी भी रूलर को सुल्तान कहा जाता है। तो महमूद ऑफ गजनी जो अफ़गानिस्तान में थे, उन्होंने 1997 से क्या बोलते हैं रूल किया और अपना कंट्रोल जो है एक्सटेंड कहाँ पे किया, सेंट्रल एशिया में, ईरान में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने कहा ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे सारे जगह रेड किए, सारे जगह टेम्पल्स पे अपना कब्जा जमाया, जिसमें से सोमनाथ गुजरात टेम्पल भी है। और उन्होंने जितने भी वेल्थ थे महमूद ने कैरी की और एक स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी बनाया गजनी में, ठीक है। मीन्स एक बहुत सुंदर सा सिटी बनाया। मतलब वो लोग बस राजा लोग क्या चाहते थे, जितना ज़्यादा हमारा पावर और वेल्थ जो है बढ़ता जाए। और वो बढ़ता कैसे था, उन लोग जो छोटे छोटे रीजन्स थे, जो छोटे छोटे एरियाज़ थे जहाँ के राजा कमज़ोर रहते थे, उन लोगों पे लड़ाई करके कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो सुल्तान महमूद जो थे वो और इंटरेस्टेड थे लोगों को भी कन्क्वायर करने में, मतलब जीतने में। और उन्होंने एक स्कॉलर नेम अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये सारा चीज़ वो कैसे हासिल किए करके एक जो स्कॉलर थे उनको हायर करते हैं, मतलब स्कॉलर मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें लिखवानी थी। तो जो अल बिरूनी नाम के जो क्या बोलते हैं राइटर थे वो इनसे ये सारी चीज़ें लिखवाते हैं। ये एक अरेबिक वर्क था जिसे किताबल हिंद भी कहा जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्टोरियंस के लिए कि हाँ हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। तो ये किताबल हिंद जो है ना उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलती है। उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को भी प्रिपेयर किया ताकि वो एक इसका बुक पूरा बना सके, ठीक है। मतलब पहले के लोग क्या काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें एज अ रिकॉर्ड रखना भी वो पसंद करते थे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, चाहे उनके लिए एक आदमी ही क्यों ना हायर करना पड़े, ठीक है। तो अदर किंग्स जो थे जो वॉरफेयर में क्या बोलते हैं एंगेज रहते थे, जैसे चौहमनास जिनको चौहान्स कहा गया लास्ट बाद में, जो दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे, उन्होंने अपना जो है एरिया एक्सपांड किया, कहाँ से, वेस्ट से लेके ईस्ट तक। और उन्होंने चालुक्यास के अपोजिट जाके गुजरात, गढ़वाल्स और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो सारी चीज़ों को हासिल किया। और जो बेस्ट नोन क्या बोलते हैं चौहान्स रूलर्स के बारे में थे वो पृथ्वीराज थ्री थे, जिन्होंने डिफीट किया अफगान रूलर मोहम्मद गौरी को इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। जो यहाँ पे मतलब एक चौहान रूलर के बारे में बताया जा रहा है, पृथ्वीराज के बारे में, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद घोरी को डिफीट किया था, मतलब लड़ाई में हराया था और उसके अगले ही साल वो मर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को चोला डायनेस्टी का एक क्लोज़र लुक मिलेगा कि कौन किस किस प्लेस में था, किसने अपना कहाँ कहाँ पे पूरा रूल किया, ठीक है। तो ये बढ़ता गया फ्रॉम उरैयूर टू थंजवूर। अब उरैयूर टू थंजवूर में कैसे हमें ये पता चलता है कि चोलास ने अपने पावर को कैसे बढ़ाया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तरैयर held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the पालवा किंग्स। ये जो मुत्तरैयर थे वो पालवा किंग्स के सबॉर्डिनेट थे कांचीपुरम में। विजयालया जो कि एंशंट चीफ फैमिली चोलास के उरैयूर से क्या बोलते हैं बिलोंग करते थे, और उन्होंने डेल्टा पे कब्जा किया मुत्तरैयर के, और इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी में। और उन्होंने थंजवूर में एक टाउन बनाया और उसके साथ ही एक टेम्पल बनाया जिसमें उन्होंने निशुम भसुदिनी करके भगवान को स्थापित किया, ठीक है। और इनके जो सक्सेसर्स थे, मतलब जो इनके जनरेशन्स थे विजयालय के, उन्होंने नेबरिंग मतलब अपने आसपास के रीजन्स को क्या बोलते हैं कन्क्वायर किया, जीता, और अपने किंगडम का जो साइज़ है वो बड़ा किया और पावर को भी बढ़ाया। जो पांड्यन थे या पल्लवा टेरिटरीज थी जो साउथ और नॉर्थ में थी, वो भी इस किंगडम का एक पार्ट है। राजाराज वन जिन्हें मोस्ट पावरफुल चोला रूलर कहा गया है, वो 1985 में
क्या बोलते हैं किंग बनते हैं और अपना जो है एरिया और पूरे अदर एरियाज़ के ऊपर एक्सपांड करते हैं, वो रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एम्पायर को। और जो राजा राज के सन है राजेंद्र वन, वो इस पॉलिसी को आगे लेके जाते हैं और गंगा वैली के ऊपर कब्जा करते हैं, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया पे भी अपना कब्जा करते हैं, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशंस। तो एक नेवी भी मतलब एक सोल्जर आर्मी भी डेवलप करते हैं ताकि ये सारी चीज़ों को अच्छे से वो और संभाल सके। बहुत सारे मतलब ये जितने भी एरिया है इस पे उन्होंने अपना राज्य फैलाया। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे कि हम लोग इस क्या बोलते हैं टाइम पीरियड पे स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बनते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी होती है, बहुत सारे मूर्ति बनते हैं। तो थंजवुर गंगईकोंडा चोलापुरम में जो राजा राज और राजेंद्र थे, ये जो पिता और बेटे थे, उन्होंने एक आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर मार्वल्स से बनाया था जो कि एक बड़ा सा टेम्पल था। चोला टेम्पल जो है सेंटर पॉइंट था सेटलमेंट के लिए विच ग्रू अराउंड दैम। दीज वे द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए एक सेंटर था। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब रूलर्स के लिए उन लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ज़मीन दे सकते थे ना मंदिर वगैरह बनाने के लिए, तो वो लोग देते थे। और इस जो प्रोड्यूस था इस लैंड का, तो वो लोग क्या करते थे, मेंटेन करते थे कि क्या बोलते हैं ये लैंड में जो इसके आसपास बहुत सारे लोग रहे ताकि हम लोग जो है इकोनॉमिकल वे से भी और सोशल और कल्चरल वे से भी इसको और ज़्यादा बढ़ा सके। जैसे वहाँ पे पंडित लोग रहते थे और गार्लैंड मेकर्स मीन्स फूल माला बनाने वाले, कुक्स रहते थे, स्वीपर्स रहते थे, म्यूजिशियंस रहते थे, डांसर्स रहते थे। तो यह एक मतलब अगर हम लोग एक शब्द में देखें तो इसको बोला जा सकता है सिर्फ वो पूजा करने का प्लेस नहीं था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होती थी। एक हब था, एक ऐसा जगह था जहाँ पे इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ जो है डेवलप हो रही थी। तो जो क्राफ्ट्स पर्सन्स थे यहाँ पे एसोसिएटेड हुए थे, तो वो ब्रॉन्ज इमेजेस जो है अलग अलग इमेजेस बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और चोला ब्रॉन्ज इमेजेस को सबसे अच्छा माना गया वर्ल्ड में। वेल मोस्ट इमेजेस वेर ऑफ डीटीज, समटाइम्स इमेजेस वेर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। तो वो लोग क्या करते थे, किसकी मूर्ति बनाते थे, भगवान लोग की मूर्ति बनाते थे। और कभी कभी जो उनकी पूजा करते थे, जो बहुत ज़्यादा भक्त रहते हैं ना, उन लोगों की भी मूर्ति बनाते थे। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी इस समय जो है इस सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। उन लोग क्या करते हैं, जो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वे मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। जो चोला डायनेस्टी है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई, और वो कैसे हुई, एग्रीकल्चर के थ्रू भी। तो जो हम लोग मैप 2 में देखेंगे कि जो कावेरी रिवर है उसको उन लोग स्मॉल चैनल्स में डिवाइड करते हैं और उसका पानी जो है बे ऑफ बंगाल से लेके और बहुत सारे जगह पे भेजते हैं। और उसके साथ जो फर्टाइल सॉइल्स है, जो लैंड है, वो सारी भी वहाँ उसके साथ साथ जाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा राइस के कल्टीवेशन के लिए उस समय रिच था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर जो है डेवलप हो गया। और ये तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में भी हुआ। ये था 5th से 6th सेंचुरी में कि यहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज स्केल कल्टीवेशन लैंड जो है डेवलप होता है। फॉरेस्ट जो है क्लियर्स हो जाते हैं, लैंड को उन लोग लेवल कर देते हैं ताकि वहाँ पे एम्बैकमेंट्स, ब्रिजेस बनाया जाए। और जो फ्लड्स और कैनल्स हैं, जो मतलब बोलते हैं ना वो बाढ़ आ जाता है, उन सब चीज़ों को वो रोकना चाहते थे। तो ऐसा उन लोग इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वे ग्रोन इन अ ईयर, और बहुत सारे एरियाज़ में 2 क्रॉप्स वो लोग बोते थे एक साल में। तो धीरे धीरे देखो उनको जैसे जैसे चीज़ें पता चल रही है, वो धीरे धीरे अपने ट्रेड को, अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर, नोटिस हाउ केयरफुली इट इज़ डेकोरेटेड। ये चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, इसे देखो कितने अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्रॉप्स के लिए वाटर जो है बहुत ही नेसेसरी था।
तो अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज फॉर इरिगेशन के लिए बहुत सारे वैरायटी यूज़ होते हैं। वेल्स खोदे जाते हैं, मतलब कुएं खोदे जाते हैं, ह्यूज एम्बैंकमेंट्स बनते हैं, टैंक्स बनते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लेबर रिसोर्स उन लोग लाते हैं, मेंटेन करते हैं ये सारे वर्क्स को, और ये देखते रहते हैं कि पानी जो है हमेशा अच्छे से क्रॉप्स के लिए शेयर होते रहे, उन्हें टाइम टू टाइम पानी मिलता रहे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। और जो रूलर्स है या जो लोग गांव एरिया में रहते थे वो इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे। अब जैसे जैसे इरिगेशन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए स्प्रेड हुआ तो जो पीजेंट्स थे उनका सेटलमेंट हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए, और वो क्या करने लगे, अब उन लोग विलेजेस फॉर्म करने लगे और रूल करने लगे। तो जो सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ठीक है, तो नाडू के रूप में जो गांव है, छोटे छोटे गांव को एक बड़ा रूप दिया गया जिसको नाडू बोला गया। तो जो विलेज काउंसिल है या जो नाडू है वो लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस प्रोवाइड करते थे, डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो वो लोग जस्टिस भी प्रोवाइड करते थे और टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे। और जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब जो रिच व्यापारी थे, वेलेला कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu over the supervision of the central Chola government। तो एक के ऊपर एक जैसे सुपरवाइजर्स रहते हैं ना, वैसे ये लोग अपना मैनेज करते गए। और जो चोला किंग है वो लैंड ओनर्स को एक टाइटल दे दिए, मूवेंडवलम, वेलन और पीजन सर्विंग 3 किंग्स, जो 3 राजाओं को सर्व करता है, अरैयर, चीफ एक्सेट्रा, एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड दैम विथ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। तो धीरे धीरे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या जिनके पास जो क्वालिटी थी कि वो क्या क्या कर सकते हैं जो क्वालिटीज़ थी कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो लोगों के ऊपर रूल कर सकते हैं कि नहीं, तो उन्हें जो है पावर प्रोवाइड करते गए। चोला के इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी कैटेगरीज जो है लैंड की डिस्क्राइब करी गई है, जैसे वेलंगवाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनके लैंड को वेलंगवाई कहा जाता था। ब्रह्म वेदया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणस, ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट होते थे। शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। देवदाना तिरुना माटुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पलित चंदनम, लैंड डिनोटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। तो अलग अलग लोगों को जो लैंड प्रोवाइड होते थे तो उसका वो लोग नाम रख दिए थे। ब्रह्म वेद्या क्या है, सोला भोगा क्या है, देवदाना क्या है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ब्राह्मण लोगों को भी लैंड रिसीव होता है, और ये जो है ब्राह्मण जो है कावेरी वैली के पास या साउथ इंडिया में सेटल होते हैं, और ईच ब्राह्मण के पास सभा या अपना असेंबली होता था, और वो लोग ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे, और ये जो है वेरी एफिशिएंटली अपना काम चलाते थे। अब बोलते हैं ना कि भाई राजा रूल करता है तो ब्राह्मणों लोग के पास इतना ज्ञान रहता है कि वो लोगों को बातें बोल के अपना अच्छे से और रूलिंग करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंस्क्रिप्शंस में हमें मिल जाती कि उन्होंने क्या डिटेल्स रिकॉर्ड किया है, क्या डिसीजन लिया है, ये सारी चीज़ें। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। तो जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन है, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स था ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन लोग का, उसको नागराम बोलते थे, और उन लोग भी ओकेजनली जो है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को परफॉर्म करते थे। तो सारा मतलब इसमें वही लिखा है कि इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में क्या क्या लिखा रहता था। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चेंगलापुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु क्या डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन में क्या वर्क हुआ था, गार्डन टेम्पल्स में क्या होता था, सब के लिए एक सेपरेट कमेटी बनाते हैं उन लोग जिसको सभा बोलते थे। और ये लोग देखते थे कि कैसे earthenware pots जो है from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee। तो names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets। तो अब भाई सभा एक बना रहे हैं तो उसके मेंबर्स कैसे चूज़ करते थे, एक
पॉट, मिट्टी का जो पॉट रहता था उसमें उन लोग नाम लिख के रखते थे, और एक जो यंग बॉय रहता था उसको बोलते थे कि एक एक टिकट आप उठाओ और एक एक मेंबर का नाम बताते जाओ, तो उतने लोग ही वहाँ उस सभा में क्या बोलते हैं ऐसा मेंबर बनते थे। फिर ये क्या क्या कौन कौन लिखता था, जो किंग्स लोग हैं वो अपने लिए इंस्क्रिप्शंस में और टेक्स्ट में एज अ रिकॉर्ड लिखवाते थे, ये वो सारी चीज़ें हैं, और ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं अगर सभा का मेंबर बनना है तो क्या रूल्स होते थे, उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है। एक बार आप लोग इसे रीड कर लेना। इसके बाद लास्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि चाइना जो है टैंग डायनेस्टी के अंदर आया था, कैसे बना था। 300 इयर्स में उसमें 7th से 10th सेंचुरी तक वो पावर में था। इसका जो कैपिटल था जियान था। लार्जेस्ट सिटी है जो कि वर्ल्ड में, विजिटेड बाय टर्क्स, इरानियंस, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस। द टैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेड, जो टैंग एम्पायर डायनेस्टी थी वो चाइना के ऊपर रूल करती है, ठीक है। 300 साल से तक उन्होंने रूल किया, और एक ब्यूरोक्रेसी थी जो कि एग्जामिनेशन के थ्रू उन लोग अपने लिए मेंबर्स को रिक्रूट करते थे, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट। द सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विथ सम चेंजेस टिल 1911। तो वो लोग कैसे करते थे, अपने लिए मेंबर चूज़ करने के लिए, ऑफिशियल मेंबर्स चूज़ करने के लिए उन लोग एग्ज़ाम रखते थे। तो जो भी एग्ज़ाम देना चाहता था, तो ये जो रूल है, ये जो प्रोसेस है वो 1911 तक चला कि जिसको भी मेंबर बनना है एग्ज़ाम दो और आप ऑफिशियल बन सकते हो। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं अभी हमने न्यू किंग्स और किंगडम में पढ़ा कि कैसे कैसे नए किंग्स और किंगडम्स बनते गए, है ना, क्या क्या हुआ, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार चैप्टर रीड ज़रूर किया करो, बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। थैंक यू।